स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज व्हेन एन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और एन अनडिजायरेबल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग or mixing the drugs which are antagonistic in nature is called incompatibility. It may affect the safety, purpose or appearance of the preparation. क्या मतलब है कि जब कोई अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि आपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, मिक्स करने से सोल्यूशन बनना चाहिए था लेकिन सोल्यूशन नहीं बना, सम इंग्रेडिएंट वाज इनसॉल्युबल और इमिसिबल, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो नहीं बना। इसी तरह अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट तब आएगा जब कोई ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है लेकिन उसको प्रॉपर डोज में एडमिनिस्टर ना किया जाए, या फिर किसी डिफरेंट इनकम्पैटिबल ड्रग के साथ किया जाए, जैसे कि कोई एंटागनिस्टिक ड्रग है या कोई सिनर्जिस्टिक ड्रग है, तो उसके साथ, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। सो ये मिक्सिंग की वजह से हो सकता है अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो बनता है, और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जो आ रहा है वो प्रिस्क्राइबिंग की वजह से आ सकता है। सो दिस इज़ द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और इसको लेने से सेफ्टी इफेक्ट हो सकती है पेशेंट की, या फिर पर्पस जिस वजह से आप दे रहे थे, या फिर अपीयरेंस ऑफ द प्रेपरेशन इज ऑल्सो चेंज्ड ड्यू टू फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज। देयर आर 3 टाइप्स: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जब कोई फिजिकल चेंज आता है, हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया, मिक्स करने से कुछ फिजिकल चेंज आया, कोई प्रेसिपिटेट बन गया, या फिर कोई इनसॉल्युबल ड्रग है, प्रॉपर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाया जो हमें देखने से पता चल रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इसके 3 रीजंस हो सकते हैं: इनसॉल्युबिलिटी, इमिसिबिलिटी एंड लिक्विफिकेशन। नाउ इनसॉल्युबिलिटी क्या है? जब कोई इंग्रेडिएंट व्हीकल के अंदर सॉल्युबल नहीं होता तो उसकी वजह से जो इनकम्पैटिबिलिटी आती है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इमिसिबिलिटी की वजह से भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। इमिसिबिलिटी मीन्स व्हेन द 2 लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल, दोनों अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या होता है? जब 2 पाउडर्स को मिक्स किया जाता है, 2 या ज़्यादा पाउडर्स को मिक्स किया जाता है तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, इनको यूटैक्टिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, तो लिक्विड बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स नहीं कर पाते। सो फिजिकल चेंज आ गया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो इससे क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स डोज प्रॉपर नहीं आएगी। अगर कोई ड्रग सॉल्युबल ही नहीं हुई है लिक्विड के अंदर और हमने ऐसे डिस्पेंस कर दी तो क्या होगा? वो डोज में आएगी ही नहीं, क्योंकि वो सेटल हो जाएगी नीचे। सो नॉन यूनिफॉर्म डोजिंग इज देयर। अनसाइटली, जो प्रोडक्ट है वो देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। अनपैलेटेबल, उसको लेना मुश्किल होगा। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे करना है? बाय एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट। अगर कोई ड्रग इनसॉल्युबल है तो हम उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डाल के उसको ड्रग को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि डोज यूनिफॉर्म आए। सस्पेंडिंग एजेंट जैसे कि कंपाउंड ट्राइकन पाउडर डाला जा सकता है। नेक्स्ट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट तब डालते हैं जब 2 लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कि गम अकेशिया डाल सकते हैं हम। एब्जॉर्बेंट, जब लिक्विफिकेशन होती है तो हम एब्जॉर्बेंट डाल देते हैं। एब्जॉर्बेंट क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम इसको डिस्पेंस कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में। अब हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो हमने अभी अभी पढ़ी है उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल है फिनेसिटिन, कैफीन, ऑरेंज सिरप। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन है। वाटर जो है ये है व्हीकल। तो फिनेसिटिन जो है इसमें वो इनसॉल्युबल है। फिनेसिटिन इज इनसॉल्युबल।
कैफीन सॉल्युबल है, ऑरेंज सिरप सॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन फेनासेटिन जो है दिस इज़ इनसॉल्युबल। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आएगी इस केस में। पहला रीज़न हमने इनसॉल्युबिलिटी पढ़ा था। सो ठीक कैसे करना है हमने इसको, बाय एडिंग सस्पेंडिंग एजेंट। सो सस्पेंडिंग एजेंट हमने एग्जांपल देखी थी, कंपाउंड ट्रैकन पाउडर। सो अगर हम कंपाउंड ट्रैकन पाउडर डाल के ये मिक्सचर बनाएंगे तो दैट मिक्सचर विल हैव नो इनकम्पैटिबिलिटी। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऑलिव ऑयल एंड वाटर। इसमें क्या है, ऑलिव ऑयल है और वाटर है, ये दोनों हम जानते हैं मिक्स नहीं होते। सो इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू इमिसिबिलिटी। इसमें जो आपका ऑलिव ऑयल है दैट इज इमिसिबल। सो इमिसिबल है तो हम इसमें क्या डालेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट। थर्ड हमारी जो है एग्जाम्पल वो है मेंथॉल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें जो मेंथॉल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड है ये यूटैक्टिक सब्सटेंसेस हैं। यूटैक्टिक सब्सटेंसेस मतलब जब इनको मिक्स किया जाता है, ये पाउडर फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन जब हम इन तीनों को इकट्ठा मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विफाई हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं मिक्स करने से, जिसकी वजह से लिक्विड नज़र आना शुरू हो जाता है। हम इसको पाउडर फॉर्म में डिस्पेंस नहीं करेंगे। इनसफिशिएंट जो होती है ये पाउडर्ड डोजेज फॉर्म है। तो इसके लिए हमने इसमें लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल दिया है। ये लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, एब्जॉर्बेंट। सो एब्जॉर्बेंट क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आप ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हैं इन पाउडर फॉर्म। हमने 3 तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ पढ़ी थी, फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक। फिजिकल आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आती है उसे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। सो रिएक्शन कई तरह के हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, कॉम्बिनेशन। कोई भी रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंग्रेडिएंट्स रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है दैट में बी इनकम्पैटिबल। क्या बनेगा प्रोडक्ट जो है दैट कैन लीड टू प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। प्रेसिपिटेट्स डिफ्यूजिबल भी हो सकते हैं, इनडिफ्यूजिबल भी हो सकते हैं। नाउ डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, जब कोई प्रेसिपिटेट या कोई पाउडर वो उसको आपने शेक किया लिक्विड के अंदर, इनसॉल्युबल तो है ही है, लेकिन शेक करने पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद सेटल होता है, हम उसको डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इनडिफ्यूजिबल वो होता है जिसको हमने व्हीकल के अंदर डाला और उसको शेक किया, शेक करते ही वो सेटल डाउन हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, उसको हम इनडिफ्यूजिबल बोलते हैं। दोनों ही इनसॉल्युबल होते हैं, डिफ्यूजिबल भी इनडिफ्यूजिबल भी, बट डिफ्यूजिबल थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं शेक करने के बाद। तो इस तरह के प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं। आफ्टर द रिएक्शन एफर्वेसेंस आ सकती है। एफर्वेसेंस मीन्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है, रिएक्शन स्लो हो रहा है, हमने उस बॉटल को इंग्रेडिएंट्स डाले, व्हीकल डाला और उस बॉटल को हमने सील कर दिया बंद करके, तो क्या होगा, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती जाएगी। जब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्वांटिटी बढ़ने से, तो वो बॉटल एक्सप्लोड हो सकती है। देयर मे बी सम एक्सप्लोजन ड्यू टू एफर्वेसेंस, सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली एक्सप्लोजन ड्यू टू रिएक्शन भी हो सकता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों को मिक्स कर दिया, थोड़ी सी हीट भी दे दी, तो एकदम से एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनको ठीक कैसे करना है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ए, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स। अगर किसी भी रिएक्शन की वजह से प्रेसिपिटेट्स आते हैं आपके प्रोडक्ट में,
तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है वेदर दे आर डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल। बाय शेकिंग सिंपली हमें पता चल जाएगा कि वो डिफ्यूजिबल हैं या इनडिफ्यूजिबल हैं। अगर वो डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स हैं तो हम मेथड ए यूज़ करते हैं। मेथड ए मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मेथड ए क्या होता है। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए हम मेथड बी यूज़ करेंगे, और अगर एफर्वेसेंस आ रही है ड्यू टू रिएक्शन तो हम मिक्सचर को हीट करेंगे ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, और उसके बाद वेट करेंगे जब तक कि सारी एफर्वेसेंस ख़त्म नहीं हो जाती। जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी उसके बाद हम बॉटल को सील करेंगे ताकि एक्सप्लोजन ना हो। अगर सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है तो हम उनको मिक्स नहीं करेंगे, उनको सेपरेटली डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया मेथड ए, ये हम यूज़ करते हैं डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए। अगर हमने हमारे प्रोडक्ट में डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम व्हीकल को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या क्या होता है, 2-3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और व्हीकल होता है। हमें पता है कि ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, और जो प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे वो डिफ्यूजिबल होंगे, तो हम मेथड ए यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, व्हीकल को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। अगर 100 ml व्हीकल है, 50-50 ml 2 बीकर्स में ले लेना है। एक रिएक्टिव सब्सटेंस एक पोर्शन में डालना है, दूसरा रिएक्टिव सब्सटेंस हमने दूसरे पोर्शन में डालना है। मिक्स द 2 पोर्शंस बाय स्लोली एडिंग 1 पोर्शन टू अनदर विद रैपिड स्टरिंग। सो एक पोर्शन जिसमें एक रिएक्टिव सब्सटेंस था उसमें हमने दूसरा पोर्शन डाल देना है जिसमें दूसरा रिएक्टिव सब्सटेंस था। स्लोली डालेंगे और रैपिडली स्टर करते रहेंगे। उसके बाद लेबल पे हमें लिखना है शेक द बॉटल बिफोर यूज़। दूसरा है, अगर इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स हैं तब प्रोसीजर क्या होगा। इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए भी हमें पहले व्हीकल को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है, फिर एक पोर्शन में एक रिएक्टिव सब्सटेंस डालना है, दूसरे पोर्शन को हमें मोर्टार में डालना है। ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें हम दोनों पोर्शंस को अलग अलग बीकर्स में डालते थे। इसमें एक पोर्शन को आपने बीकर में डाल दिया, उसमें एक रिएक्टिव सब्सटेंस भी डाल दिया, लेकिन दूसरे पोर्शन को हमने मोर्टार में डालना है। उसके अंदर हम डालेंगे सेकेंड रिएक्टिव सब्सटेंस एंड कंपाउंड ट्रैगाकंथ पाउडर। कंपाउंड ट्रैगाकंथ पाउडर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इट इज़ एक्टिंग एज सस्पेंडिंग एजेंट बिकॉज द प्रेसिपिटेट्स आर इनडिफ्यूजिबल। सो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इनकॉर्पोरेट अ स्मॉल अमाउंट 2 ग्राम पर 100 ml, दिस इज़ द क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटी में हमने डालना है। अगर टोटल वॉल्यूम 100 है प्रेपरेशन का तो हम 2 ग्राम डालेंगे। कॉन्स्टेंटली ट्रिचुरेट करते रहना है। उसमें सेकेंड रिएक्टिव सब्सटेंस भी डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर दोनों पोर्शन को, पहले पोर्शन में हमारा था ओनली 1 रिएक्टिव सब्सटेंस, दूसरे पोर्शन में हमारे पास कंपाउंड ट्रैगाकंथ पाउडर है और अदर रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो इन दोनों पोर्शंस को आपस में मिक्स करना है बाय स्लोली एडिंग 1 पोर्शन टू अनदर विद रैपिड स्टरिंग। साथ साथ में स्टरिंग भी करते जाना है। और स्टूडेंट्स, दोनों केसेस में वेदर डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स हैं या इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स हैं, दोनों में लेबल लगेगा शेक द बॉटल बिफोर यूज। अब है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की एग्जांपल्स। जैसे कि हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया एंड वाटर। अब इसमें क्या है, मिक्सचर बनाना है, लेकिन अब जो स्ट्रिक्नीन है वो लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर। बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। लेकिन स्पिरिट है, स्पिरिट के अंदर अल्कोहल होती है। अल्कोहल जो है वो क्या करती है, डिसॉल्व करने में हेल्प करती है स्ट्रिक्नीन की। लेकिन इसमें क्वांटिटी अल्कोहल की काफ़ी कम है। 4 ml हम एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया ले रहे हैं, जबकि स्ट्रिक्नीन हाइड्रोक्लोराइड है 6 ml।
तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रिक्नीन सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएगी अल्कोहल में, तो स्ट्रिक्नीन के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ये प्रेसिपिटेट्स डिफ्यूजिबल होते हैं, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ स्ट्रिक्नीन आर फॉर्म्ड। तो हमें इसमें करेक्ट कैसे करना है प्रेसिपिटेट्स को, बाय यूजिंग मेथड ए। जैसे आपको पहले मैंने बताया, डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए हम मेथड ए यूज़ करते हैं। तो ये है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, कुनीन हाइड्रोक्लोराइड 130 मिलीग्राम, सोडियम सैलिसिलेट 4 ग्राम, वाटर अप टू 90 ml, मेक अ मिक्सचर। इस केस में क्या है, जो कुनीन हाइड्रोक्लोराइड है वो रिएक्ट करेगी सोडियम सैलिसिलेट के साथ, कुनीन सैलिसिलेट बन जाएगा। अब कुनीन सैलिसिलेट जो है इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स इनडिफ्यूजिबल होंगे, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुनीन सैलिसिलेट के प्रेसिपिटेट्स इनडिफ्यूजिबल होते हैं, जबकि स्ट्रिक्नीन के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो डिफ्यूजिबल होते हैं। तो इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स बनेंगे तो मेथड बी हमें यूज़ करना है। मेथड बी क्या है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, बोरेक्स 1.5 ग्राम, फिनोल 0.75 ग्राम, ग्लिसरीन 25 ग्राम, वाटर अप टू 100 ml, मेक अ स्प्रे सोल्यूशन। अब इस केस में क्या होता है, बोरेक्स, फिनोल, ग्लिसरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ये मोनोबेसिक ग्लिसराइल बोरिक एसिड बनाते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड एफर्वेसेंस। तो हमने क्या पढ़ा था कि एफर्वेसेंस अगर होती है तो हम ओपन वेसल में रखते हैं प्रोडक्ट को, हीट कर सकते हैं ताकि रिएक्शन तेज़ हो जाए और जल्दी से सारी गैस इवॉल्व हो जाए। तो हम इसको बंद तब तक नहीं करेंगे कंटेनर को जब तक कि सारी एफर्वेसेंस ख़त्म नहीं हो जाती। अब है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आगे दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड। टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, अगर कोई, हमें पता है कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस की वजह से होती है, तो अगर हम उस रिएक्शन को मिनिमाइज करें बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मतलब आपके पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने क्या किया, पहले पहला इंग्रेडिएंट डाला, फिर तीसरा डाला, फिर दूसरा डाला, चेंज कर दिया ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। अगर ऐसे चेंज करने से पहला और दूसरा रिएक्टिव है तो हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया, हमने पहले के साथ तीसरे को मिक्स कर दिया, फिर दूसरा डाला, उसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो हम इस तरह से उस रिएक्शन को स्लो करके इनकम्पैटिबिलिटी रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म, जैसे कि हम मेथड ए और मेथड बी में कर रहे थे। हमने क्या किया, दोनों रिएक्टिव सब्सटेंसेस को डाइल्यूट कर दिया, पहले मिक्स करने से पहले बाइकल के अंदर डाइल्यूट कर दिया, फिर उसके बाद उसको मिक्स किया। तो इस तरह से अगर रिएक्शन मिनिमाइज करके हम इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। अनदर टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी इज एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, रिएक्शन को हम प्रिवेंट कर देते हैं बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिव सब्सटेंसेस विद अदर सब्सटेंस ऑफ इक्वल थेरापेटिक वैल्यू। मतलब क्या है कि हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हमें उस रिएक्शन को प्रिवेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, उन 2 रिएक्टिव सब्सटेंसेस में से एक रिएक्टिव सब्सटेंस को किसी और सब्सटेंस के साथ एक्सचेंज कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेकिन जिसके साथ करेंगे उसकी थेरापेटिक इफ़ेक्ट सेम होना चाहिए जिसके साथ जिसको हमने रिप्लेस किया है, और वो कंपैटिबल होना चाहिए दूसरे सब्सटेंस के साथ, उनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इससे अगर हम ऐसे रिमूव कर रहे हैं इनकम्पैटिबिलिटी को तो हम इसे कहते हैं एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी आपको एक एग्जांपल देते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। सोडियम सैलिसिलेट 1 ग्राम, कैफीन सिट्रेट 0.650 ग्राम,
वाटर अप टू 30 ml। अब इसमें क्या है, जो कैफीन सिट्रेट है, इसमें सिट्रेट जो है दैट इज एसिडिक। इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सोडियम सैलिसिलेट जो है वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इन दोनों में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। सो सैलिसिलिक एसिड इनसॉल्युबल होता है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स बना देगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही थी, सिट्रेट की वजह से। अगर सिट्रेट नहीं होगा तो सोडियम सैलिसिलेट सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिट्रेट का कोई थेरापेटिक यूज़ नहीं है हमारे पास, कैफीन का है, तो हम क्या करेंगे, कैफीन सिट्रेट को कैफीन से रिप्लेस कर देंगे। हम कैफीन सिट्रेट यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह खाली कैफीन यूज़ करेंगे। कैफीन सिट्रेट इज सब्सटीट्यूटेड विद हाफ द क्वांटिटी ऑफ कैफीन। अब कैफीन सिट्रेट 0.650 ग्राम है, तो उसकी जगह सिट्रेट निकाल के कैफीन कितना बचेगा, 0.325 ग्राम। तो हम कैफीन यूज़ करेंगे 0.325 ग्राम, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। वी कैन ईजिली डिस्पेंस अ ड्रॉप। सेकेंड टाइप है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, सोडियम सैलिसिलेट 5 ग्राम, सिरप ऑफ लेमन 20 ml, वाटर अप टू 75 ml, मेक अ मिक्सचर। अब इसमें क्या है, लेमन, लेमन ऑल्सो कंटेन सिट्रिक एसिड। हम सबको पता है कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हमने पहले भी पढ़ा था, सोडियम सैलिसिलेट सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सैलिसिलिक एसिड हमें पता है इनडिफ्यूजिबल है, प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने क्या किया, सिट्रिक एसिड को रिमूव करना है हम लेमन सिरप ऑफ लेमन की जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं। अब लेमन का थेरापेटिक यूज़, लेमन का यूज़ क्या है, लेमन का यूज़ है फ्लेवरिंग एजेंट। तो हम क्या करेंगे, टिंचर लेमन और सिंपल सिरप यूज़ करेंगे। सिरप में हमें पता है शुगर होती है, इट इज़ स्वीट। सो पूरे सिरप ऑफ लेमन का यूज़ क्या है, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट हमें लेमन फ्लेवर ही चाहिए, तो हम लेमन फ्लेवर यूज़ करेंगे, लेकिन टिंचर की फॉर्म में। टिंचर की फॉर्म में हम लेमन फ्लेवर यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे कि टिंचर में, सॉरी लेमन में सिट्रिक एसिड तो फिर से है, लेकिन क्योंकि टिंचर में अल्कोहल होती है, अब ये अल्कोहल जो है वो प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने में हेल्प करेगी, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो आपकी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं वो अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाती हैं। तो हम सिरप ऑफ लेमन की जगह टिंचर लेमन यूज़ करेंगे, जिससे हमें फ्लेवरिंग इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन स्वीटनिंग इफेक्ट रह जाएगा। तो स्वीटनिंग के लिए हम सिंपल सिरप यूज़ करेंगे। सिंपल सिरप स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा, टिंचर लेमन आपका फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होगा। प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे सैलिसिलिक एसिड के, क्योंकि टिंचर यूज़ किया है उसमें अल्कोहल है। तो हमने इसमें सिरप ऑफ लेमन की जगह सिंपल सिरप एंड टिंचर लेमन यूज़ कर लेना है, और उसकी क्वांटिटी इस तरह से रखनी है कि जो इफ़ेक्ट है वो सेम आए, सेम फ्लेवरिंग आए, सेम स्वीटनिंग इफेक्ट आए। तो हमने क्वांटिटीज़ इसमें चेंज करनी है। सिंपल सिरप हम इसमें 19 ml डालेंगे एंड टिंचर लेमन हम डालेंगे 1.2 ml। अब हमने दो तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ डिस्कस कर ली हैं विद एग्जांपल्स, फिजिकल एंड केमिकल। नेक्स्ट इज थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, एडमिनिस्टर करने के बाद कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो हम उसको कहते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। इसका क्या रीज़न हो सकता है, पहला रीज़न है ओवरडोज, ड्रग की डोज ज़्यादा दे दी गई है, तो नेचुरली अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आएगा, कुछ टॉक्सिसिटी आ सकती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। रॉन्ग डोज और डोजेज फॉर्म, गलत डोज दे दी, कम ज़्यादा या टाइमिंग्स चेंज कर दिए, 4 घंटे बाद देनी थी 6 घंटे बाद दी। डोजेज फॉर्म चेंज कर दी है, डोजेज फॉर्म क्या था, टॉपिकली अप्लाई करनी थी बट ओरली ले ली है, तो उससे भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आएगा।
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स, जैसे कि आपको पहले भी बताया, टेट्रासाइक्लिन के साथ मिल्क कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है, वो टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब टेट्रासाइक्लिन अगर ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स अगर दे दी जाए तो भी अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। अनदर रीज़न इज सिनर्जिस्टिक और एंटागनिस्टिक ड्रग्स। सिनर्जिस्टिक मीन्स जिनका सेम इफेक्ट हो, ऐसी दो ड्रग्स इकट्ठी दे दी जाए, या एंटागनिस्टिक ड्रग मीन्स जिनका ऑपोजिट इफेक्ट हो, अगर ऐसी दो ड्रग्स इकट्ठी दे दी जाए। सो सिनर्जिस्टिक ड्रग्स को अगर इकट्ठा दोगे तो ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा, डबल हो जाएगा इफेक्ट। अगर एंटागनिस्टिक ड्रग को को दे दिया जाए तो इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को अपोज करेगी। सो जिसकी वजह से अनडिजायरेबल इफेक्ट हम कह देते हैं कि प्रोड्यूस होगा। इससे रिजल्ट्स इन अल्टर्ड एक्शन ऑफ ड्रग। अगर इन 4 तरीक़ों से ड्रग दी जाए तो या तो एक्शन ऑफ ड्रग अल्टर हो जाएगा, अल्टर मीन्स कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा। चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का एक्शन की इंटेंसिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? स्टूडेंट्स, इनको हम खुद ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डोज की वजह से ज़्यादातर थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन में गलती होती है, तो ये हम एज अ फार्मासिस्ट ठीक नहीं कर पाएंगे। दिस प्रिस्क्रिप्शन इज़ रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर को रीज़न बताते हुए हमें प्रिस्क्रिप्शन को वापस भेजना है, ताकि प्रिस्क्राइबर मीन्स डॉक्टर इस प्रिस्क्रिप्शन को ठीक करेगा। अगर उसने कोई ओवरडोज लिखी है तो ओवरडोज चेंज करेगा, या फिर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, जो भी चेंजेस प्रिस्क्रिप्शन में करनी है या रिक्वायर्ड हैं जो फार्मासिस्ट को लगता है, तो वो कौन करेगा? प्रिस्क्राइबर ओनली। फार्मासिस्ट बताएगा कि ये गलती है या ये हो सकती है गलती, यहाँ पे डाउट है, तो डॉक्टर उसको ठीक करेगा। सो फार्मासिस्ट का काम इतना ही है कि ही विल रेफर बैक द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्राइबर के पास वो वापस भेज देगा। जैसे कि अब हम एग्जांपल करते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की। एक प्रिस्क्रिप्शन आई है फार्मासिस्ट के पास, जिसमें कोडीन फॉस्फेट 0.6 ग्राम दिया हुआ है। अब फार्मासिस्ट अपनी नॉलेज से ये चेक करेगा कि इसकी डोज सही है, क्योंकि कोडीन फॉस्फेट जो है वो पोटेंट ड्रग है, इसकी डोज 5 मिलीग्राम होती है, लेकिन यहाँ पे 0.6 ग्राम मीन्स 60 मिलीग्राम दी गई है। सो ये ज़्यादा डोज है। तो अब फार्मासिस्ट क्या करेगा? जस्ट टेलिंग दैट इट इज़ अ रॉन्ग डोज और ओवर डोज, ही विल रेफर बैक द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्राइबर। दूसरी एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 मिलीग्राम। ये क्या है? इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्रग, जैसे मेक कैप्सूल सेंड सच 10 कैप्सूल्स, टेक 1 कैप्सूल एवरी 6 आवर्स विद मिल्क। अब इसमें जो है डायरेक्शन दी गई है कि एक कैप्सूल हर 6 घंटे बाद लेना है विद मिल्क। अब ये जो मिल्क है, मिल्क में है कैल्शियम। ये कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो नो इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इफ टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड इज टेकन विद मिल्क। तो इस केस में क्या करना है? रेफर बैक द प्रिस्क्रिप्शन टू द प्रिस्क्राइबर।